नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं और कोई एजेंडाधारी फिर आपको घुमा नहीं सकता। आज सबसे पहले आपको रोज की तरह बताऊं कि पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं। पीएम मोदी और इंडिया का वो रूप जिसे देखकर दुनिया हैरान। बाइडेन, मैक्रो, ऋषि सुनक, पीएम मोदी ने किस किस की कुर्सी बचा ली भाई, आज ये भी बताऊंगा। मंदी और भूखमरी के दौर में दुनिया पर इंडिया के एहसान का चैप्टर भी खोलूंगा। वो एहसान जो दुनिया पर भारत कर रहा है। दुनिया में मंदी है, इधर भारत 6.5 लाख करोड़ बांट रहा है। ये कैसे हो रहा है ये भी बताऊंगा। फिर वो तस्वीर दिखाऊंगा जो अडानी मोदी के रिश्ते पर हर सवाल को निपटा देगी। इसके बाद पाकिस्तान का चैप्टर होगा। कंगाल पाकिस्तान को अब चीन बर्बाद करेगा। भूखा नंगा कंगाल पाकिस्तान बर्बाद होगा अपने ही दोस्त चीन के हाथों। इधर आतंकी, उधर चीन पाकिस्तान के दोनों तरफ खाई है। कैसे, आज आपको यह बताऊंगा। कभी रामनवमी, कभी शिवरात्रि, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी के पीछे कौन है। झारखंड में धारा 144 के बीच कैसे निकलेगी शिव बारात, आज इसकी भी बात होगी। और आखिर में चीन का वो हथियार जो ऐसा लग रहा है कि युद्ध कराकर ही मानेगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर आज का पहला चैप्टर। लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा था। उस दौरान महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके बीच हाथापाई हो गई। राजू दास का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपशब्द कहे और उन्हें भगवा आतंकी कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। दिल्ली के निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। शव पर चोट के कोई और निशान नहीं मिले। शव को फ्रिज में रखे जाने के कारण हत्या के समय का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी साहिल को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत के भाई को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस के मुताबिक साहिल ने अपने भाई की कार में ही 9 फरवरी की रात को निक्की की हत्या की थी और फिर लगभग 40 किलोमीटर तक कार चलाता रहा। इसके बाद उसने निक्की के शव को एक ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। निक्की यादव की हत्या से कुछ घंटे पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो 9 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें निक्की अपने फ्लैट की सीढ़ियों से छत की तरफ जाती दिखाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक निक्की को पता चल गया था कि साहिल किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। उसने अपनी शादी की बात निक्की को नहीं बताई थी। इसे लेकर दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई थी। भारत में बीबीसी के दफ्तरों में आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। इनकम टैक्स की टीम आज भी बीबीसी के वित्तीय खातों की जानकारी हासिल करने में जुटी रही, जिसमें 2012-13 के बाद से पेरेंट कंपनी बीसीसी लंदन के साथ हुआ वित्तीय लेन देन शामिल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ 7 दिनों के महायज्ञ का आयोजन किया है। आचार्य बालकृष्ण ने भी आज बागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया अब क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को पहले पायदान पर जगह मिली है, जबकि वनडे और T20 में पहले से ही टीम इंडिया नंबर 1 पर थी। यह हुआ दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें पीएम मोदी और इंडिया के उस रूप का चैप्टर जिसे देखकर दुनिया हैरान। आज आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने जो बाइडेन, मैक्रो, ऋषि सुनक किस किस की कुर्सी बचा दी, भारत ने बर्बाद दुनिया पर कौन सा एहसान किया है, और वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो अडानी मोदी के रिश्तों पर पूछे जा रहे हर सवाल को निपटा देगी। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज पाठशाला का पहला चैप्टर आपको इसी बात का एहसास कराएगा। कैसे जिस भारत पर गोरों ने सालों साल राज किया, आज वही वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के सामने झुककर कह रहा है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। वही लोग कह रहे हैं आज। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश कैसे इंडिया को सलाम ठोक रहे हैं, आज आपको जब यह दिखाऊंगा तो बतौर भारतीय आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। इस कहानी का प्रमुख किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं, लेकिन यह कहानी 140 करोड़ भारतीयों की सक्सेस स्टोरी है। और आज आपको यह कहानी रिकॉर्ड, भारत में भी महंगाई जो है वो बढ़ी, लेकिन अभी भी
दुनिया की रिकॉर्ड महंगाई के मुकाबले बहुत कम है महंगाई भारत। तो यह दुनिया का हाल इस वक्त हो रखा है, जिस वक्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसी बीच, इसी हालात के बीच एक देश है जो दुनिया को नौकरी दे रहा है, उम्मीद दे रहा है। और क्या दे रहा है आपको पता है? 6.5 लाख करोड़ रुपए दे रहा है। और वो देश कौन है आपको पता है? उस देश का नाम है अपना भारत, अपना इंडिया बॉस। जब दुनिया ये झेल रही है, हम 6.5 लाख करोड़ रुपए कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आज आपको बताऊंगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी, उसका सबसे बड़ा सबूत है ये। और ये सबूत है वो डील जिसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस भारत को थैंक यू करते नहीं थक रहा। वो डील जो ग्लोबल मार्केट में छाई मायूसी में एक बंपर खुशखबरी लेकर आई। वो डील जो छटनी के दौर में बंपर नौकरियों का ऑफर लेकर आई। और ये डील हुई है, ये डील की है भारत की कंपनी एयर इंडिया ने। कल एयर इंडिया ने एक ऐसी डील की है जिसे कमर्शियल विमानों के सेक्टर में मदर ऑफ ऑल डील, जैसे कहते हैं ना हर डील का बाप, हिंदी में कहते हैं हर डील का बाप है, वैसे अंग्रेजी में कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील। वैसी डील एयर इंडिया ने की है। जिस वक्त गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य को लेकर इतना घबराई हुई हैं कि छटनी कर रही हैं, कर्मचारियों को निकाल रही हैं, इंडिया की कंपनी एयर इंडिया ने एक साथ 470 हवाई जहाज खरीदने की डील की। एक साथ 470 हवाई जहाज खरीदने का फैसला कर लिया, डील कर ली। और यह एविएशन सेक्टर की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इससे बड़ी डील आज तक नहीं हुई। आप देखिए एयर इंडिया क्या कह रहा है। एयर इंडिया कितने विमान खरीद रहा है? 470 विमान खरीद रहा है। इससे पहले जो सबसे बड़ी डील कही जाती थी एविएशन सेक्टर की, वो 2011 में हुई थी। वो किया था अमेरिकन एयरलाइंस ने। और तब उसने 2011 में कितने विमान खरीदे थे? 460 विमान खरीदे थे अमेरिकन एयरलाइंस ने। अब भारत के टाटा समूह ने जो एयर इंडिया खरीद लिया है, उस एयर इंडिया ने 470 विमान एक साथ लाओ दो, ये डील कर ली। यानी दुनिया जब घबरा रही है कि नहीं अभी हमें अपने पांव नहीं पसारने हैं, भारत ने अपनी चादर ही डबल कर दी। मानो कह रहा हो भाई जितने पांव पसारने पसारो, हमारे यहां चादर वादर देखने की जरूरत नहीं है, जितना पैर फैलाओगे उतना चादर है हमारे पास। यह है इंडिया आज की डेट में। अब इस डील की थोड़ी सी डिटेल पहले समझ लीजिए कि डील हुई किस किस के साथ है। 470 विमानों की डील है। 470 विमान एयर इंडिया खरीद रहा है। और इस 470 विमान में ये एयर इंडिया खरीद रहा है। इसमें 220 विमान जो है ये बोइंग कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। ये अमेरिका की कंपनी है, यूएस। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, हवाई जहाज बनाती है, उससे 220 विमान खरीद रहे हैं। और जो 250 विमान और हैं 470 में से, वो खरीदे जा रहे हैं फ्रांस की कंपनी है एयरबस। ये फ्रांस की कंपनी है। इन दोनों को मिलाकर ये 470 विमान की डील हुई है। 220 तुमसे खरीद लेंगे अमेरिका, 250 विमान तुमसे खरीद लेंगे फ्रांस। लेकिन उछल कौन रहा है? ब्रिटेन भी। वो क्यों उछल रहा है ये भी आपको बताऊं। और इस डील की रकम जो है, ये डील कितने में हुई है? इसको कहिए, अगर आप डॉलर में समझते हैं तो 80 अरब डॉलर। 80 अरब डॉलर, यानी उसको रुपए में कीजिएगा तो 6,40,000 CR करोड़, करीब 6.5 लाख करोड़ की डील है। एयर इंडिया ने बताया कि इस डील की पहली खेप 2023 के आखिर के महीनों में मिल भी जाएगी, जबकि ऑर्डर का बड़ा हिस्सा 2025 तक पूरा होगा। एयर इंडिया ने पहले ही अपनी फ्लीट और नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के लिए 11 लीज्ड बोइंग 777 और 25 A320 विमानों की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है। इस डील से पहले टाटा ग्रुप के पास 218 प्लेन ऑलरेडी हैं, जो 52 डोमेस्टिक और 38 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं। इस डील के बाद एयर इंडिया का फ्लीट साइज 2 गुना बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक रूट पर यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन जाएगी। तो जो एयर इंडिया घाटे में चलती थी, वही एयर इंडिया क्या कमाल करके दिखा रही है। लोग कहते थे एयर इंडिया क्यों बेच दिया, देखिए क्या से क्या हो रहा है एयर इंडिया में। आज आपको यह भी बताऊंगा कि एयर इंडिया ने कौन कौन से प्लेन ऑर्डर किए और उसका आपकी उड़ान पर क्या असर पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले आपको भारत के उड़ान की तस्वीर दिखाता हूं, कैसे आज दुनिया इंडिया को सलाम ठोक रही है। आपको पहले उसे देखना चाहिए। जब यह डील हुई तो फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया को थैंक यू बोलते नहीं थक रहे थे। मतलब एक तरह से इंडिया के सामने जैसे हाथ जोड़े खड़े हों और धन्यवाद कर रहे हो, वो वाला हाल बना हुआ था। एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनिए, उनकी भाषा पे गौर कीजिएगा। Dear Prime Minister, dear Narendra, I'm very glad to have the opportunity to see you, even this is just through this VTC, but after our meeting on the sideline of the G20 in Bali and the great discussion we had together. And I want to congratulate you, your ministers present here, and our two CEOs, dear Chandrasekaran and dear Mr. Fori, for this new success. And thank you very much for offering us the opportunity to celebrate this strategic partnership in the aerospace sector. फ्रांस का राष्ट्रपति बैठ के गिना रहा है कि थैंक यू, आपने हमको मौका दिया इस सेक्टर में भारत के साथ जुड़ने का। फ्रांस का राष्ट्रपति बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पहले भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा था। क्या है ना, जब आपका सितारा बुलंदी पर हो तो दुनिया ऐसे ही बर्ताव करती है, और इस वक्त इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री का सितारा बुलंदी पर ही। लोग याद दिलाएंगे ही कि मैं देखिए ना, आपसे वहां भी मिला था, आपसे वहां भी मिला था। यही होता है बढ़ते लोगों के साथ। यह भारत की ताकत है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति अकेले नहीं थे जो इस डील से गदगद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी थैंक यू की रट लगाए हुए थे। उन्होंने तो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके थैंक यू बोला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मोदी मोदी और इंडिया इंडिया का राग जप रहे थे। ये सब क्यों इंडिया को सलाम ठोक रहे थे, उसकी वजह भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस डील की अहमियत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कल जब एयर इंडिया की फ्रांस की कंपनी एयरबस से डील हुई तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। यह तस्वीर आप देखिए, यह ऑनलाइन डील चल रही थी। उसमें अगर आप यहां तस्वीर डालिए, जरा दर्शकों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति फ्रांस, एन चंद्रशेखरन है एयर इंडिया के चेयरमैन, रतन टाटा चेयरमैन रतन टाटा ट्रस्ट के, और गुइलोंग फॉरी ये सीईओ है एयरबस के। ये सारे लोग उस वक्त एक साथ मौजूद थे जब ये डील हो रही थी। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया। इसके बाद एयर इंडिया ने बोइंग के साथ भी करार को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की भागीदारी काफी अहम है। एक बार आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनवा देता हूं, फिर इस तस्वीर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बताऊंगा। आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या वैश्विक फूड सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी, भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस की बात कर रहे थे, लेकिन वो फ्रांस की तरह थैंक यू के मोड में नहीं थे। लेकिन जब ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए। आपने एक बात गौर की, ये तस्वीर अडानी मोदी को लेकर विपक्ष के हर आरोप का जवाब है। जब एयर इंडिया की डील हो रही थी तब भी वहां नरेंद्र मोदी थे, और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे, देखिए। लेकिन चूंकि कंपनी टाटा समूह है, रतन टाटा की कंपनी है, तो विपक्ष ने अडानी का नारा नहीं लगाया। अगर यहीं पर अडानी या अंबानी में से कोई बैठा होता तब तमाशा खड़ा हो जाता कि देखिए अडानी अंबानी का डील बैठकर नरेंद्र मोदी करा रहे। दूसरी बड़ी बात यह कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री दूसरी सरकारों पर दबाव डालकर विदेशों में डील दिलवा देते हैं कुछ लोगों को, वो देखें कि जब दो देशों की बड़ी कंपनियों के बीच कोई अहम डील होती है, जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें औपचारिक तौर पर कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि व्यापार के बहाने दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ इस तस्वीर का कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एयरबस को डील दिलवाने के लिए कोई बैटिंग की हो।
यह पूरी तरह एक बिजनेस डील है जो दोनों तरफ के मुनाफे पर टिकी। एयर इंडिया को विमान चाहिए, एयरबस विमान बनाती है, दोनों के बीच यह समझौता हुआ और दोनों को इस डील से फायदा दिखा होगा, तभी यह डील हुई है। ऐसा नहीं कि सरकार के दबाव में यह डील हो गई। वैसे भी जो लोग पीएम मोदी पर कुछ खास बिजनेसमैन को मदद पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, उनके हिसाब से चलें तो यह डील टाटा ग्रुप के पास नहीं, अडानी ग्रुप के पास होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो भी तब नहीं हुआ जब एयर इंडिया को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप भी लाइन में था, लेकिन EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर जमा करने से पहले ही डील से हट गया। यह आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यह तस्वीर आपको बता रही है कि कैसे फर्जी आरोप लगाए जाते हैं इस देश के। खैर, अब इस पर आते हैं कि बॉस डील इंडिया की कंपनी कर रही है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्यों इंडिया इंडिया मोदी मोदी करते नहीं थक रहे। इसके पीछे की कहानी यह है कि इस डील से जुड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इस बात से खुश है कि उनकी मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को इस डील से कुछ गति मिलेगी। बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यानी इंडिया की डील ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में नौकरियां देगी। यह डील बताती है कि चीन की अर्थव्यवस्था के स्लो होने से जो गैप पैदा हुआ है उसे भारत भर सकता है, इसलिए तीनों देशों के प्रमुख खुश हैं। इस डील के होने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इस बातचीत में एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते पर भी चर्चा हुई। इसी से आप समझ सकते हैं कि डील कितनी बड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की संसद में किसी ने जो बाइडेन पर यह आरोप नहीं लगाया कि उसने भारत पर दबाव डालकर बोइंग कंपनी को एयर इंडिया का ऑर्डर दिलवा दिया। वहां किसी ने नहीं बोला। हमारे यहां कोई अडानी अंबानी में से दिख जाता तो तमाशा हो जाता कि देखिए मोदी जी ने दिलवा दिया। इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी किया और कहा कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह बोइंग के डॉलर मूल्य में तीसरी सबसे बड़ी डील है, संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी बिक्री है। अब सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसे इस डील से गर्व हो रहा है। जो बाइडेन इसलिए इतने उत्साहित है क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह उन्हें अपने देश के हिसाब से दिख रही है और अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से। माना जा रहा है कि यूएस में 44 राज्य हैं, वहां पर ये 10 लाख नौकरियां देगी ये डील। इस डील से 10 लाख नौकरी अमेरिका के 44 राज्यों में पैदा होगी और कई जॉब ऐसे होंगे जिनके लिए कॉलेज की डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए अमेरिका इंडिया को सलाम ठोक रहा है। जो बाइडेन कह रहे हैं भैया तुमने मेरी नौकरी बचाई, मेरी कुर्सी बचाई, क्योंकि वहां ऐसी मंदी चल रही है कि नौकरियां जा रही। इतना ही नहीं, जब बात कर रहा हूं कि अमेरिका इतना खुश है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस सौदे पर खुश हैं। वो कह रहे हैं कि यह सौदा वेल्स और डर्बी शायर में अत्यधिक कुशल नौकरियों का समर्थन करेगा, निर्यात को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करेगा। एयर इंडिया, एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच यह ऐतिहासिक सौदा दर्शाता है कि ब्रिटेन के फलते फूलते एरोस्पेस क्षेत्र के लिए आसमान की सीमा है और यह डील बुलंदियों को छू, यानी ब्रिटेन भी गदगद है क्योंकि वहां भी नौकरियां मिलेंगी। दरअसल बोइंग की कई वर्कशॉप ब्रिटेन में जो बोइंग के विमानों के अलग अलग हिस्से बनाती हैं, तो इस डील से ब्रिटेन के एविएशन सेक्टर में भी नौकरियां आएंगी और ब्रिटेन को उम्मीद है कि वहां एविएशन इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग में 5,000 करोड़ के एक्सपोर्ट में उछाल आएगा। तो ब्रिटेन अलग खुश क्योंकि वहां तो भाई पिछले 2 प्रधानमंत्री चले गए मंदी नहीं दूर कर पाने और नौकरियां जाने की वजह से। तो ऋषि सुनक को लग रहा भैया मेरी कुर्सी तो कुछ दिन बच गई। जो बाइडेन उधर अलग खुश कि कुछ पब्लिक को बोलने के लिए मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति अलग गदगद, थैंक यू मोदी, थैंक यू इंडिया। ये आज की डेट में इंडिया की ताकत है। अब इस बात का जवाब दूं कि भाई जब दुनिया मंदी को लेकर घबराई हुई है, उस वक्त एयर इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो इतने पैसे लगा रहा है? भाई बाकी कंपनियां तो घबराई हैं, एयर इंडिया 6.5 लाख करोड़ कहां से लगा रहा है? उसको ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आज वो बताऊं, उससे पहले आपको इस डील में आपके लिए क्या है वो भी बताता हूं। और आपके लिए इस डील में क्या है ये समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि एयर इंडिया कौन कौन से विमान खरीद रहा है और उससे आपकी हवाई यात्रा कितनी सुखद होगी।
अमेरिका की बोइंग कंपनी से एयर इंडिया 290 विमान खरीद रहा है और कंपनी जरूरत के मुताबिक एयर इंडिया ने बोइंग को अलग अलग विमान का ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे अगर आपको बताऊं कि 190 विमान 737 मैक्स मॉडल के, 20 विमान 787 ड्रीम लाइनर, 10 विमान 777X एयरप्लेन। ये बोइंग के सबसे एडवांस तकनीक मॉडल के विमान माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल दुनिया की कई बड़ी एविएशन कंपनियां करती हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने बोइंग से 50 अतिरिक्त विमान खरीदने का भी विकल्प खुला रखा है। इसमें 737 मैक्स होगा और 20 विमान 787 9S एयरक्राफ्ट होगा। इसी तरह फ्रांस की कंपनी एयरबस को एयर इंडिया ने 250 विमान का ऑर्डर दिया है। उसमें 40 विमान A350S होंगे और 210 विमान A320 और 321 होंगे। अब कहेंगे बॉस इतना आपने आंकड़ा बता दिया, हमको कैसे पता चलेगा, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई वो भी बता रहा हूं। एयर इंडिया की इस डील में एक बात नोट करने वाली है और वो है विमानों की वैरायटी। एयर इंडिया ने इस डील के लिए 10 तरह के विमान ऑर्डर किए और इस डील में भारत में बढ़ती सिविल एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के आंकड़े भी छुपे हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विमान की खासियत सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या फायदा है। जो पहला विमान आपको बता रहा था 737 मैक्स, इसमें 138 से 204 यात्री बैठ सकते हैं और ये 6000 से 7000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस विमान को एयर इंडिया डोमेस्टिक जर्नी यानी देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की हवाई यात्रा के लिए इस्तेमाल करेगा। मतलब आपको आरामदायक नए चमचमाते विमान में घूमने का मौका मिलेगा। यह विमान एक दिन में 3 से 4 शहरों की यात्रा कर सकता है। भारत में डोमेस्टिक विमान और यात्रियों की संख्या और बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरा विमान जो ऑर्डर हुआ है वो है 787 ड्रीम लाइनर। यह 737 मैक्स से बड़ा है और इसमें 248 से 336 यात्रियों के बैठने की सुविधा है और 11,000 से 13,500 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की इंटरनेशनल यात्रा में किया जा सकता है। तीसरा विमान जो ऑर्डर किया है वो है 777X। नाम में ही X से क्लियर है कि बड़ा विमान है। वो आजकल देखते हैं ना, मोबाइल में भी लगाते हैं X, तो उससे बड़ा हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 384 से 426 यात्रियों की है और इसकी रेंज 13,500 किलोमीटर से 16,170 किलोमीटर है। यानी यह विमान आपको एक बार में दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके ले जा सकता है। अभी ज्यादातर फ्लाइट्स फ्यूल और पैसेंजर के लिए एक या 2 जगह पर स्टॉपेज लेती है। इस डील से एक बात साफ है कि एयर इंडिया को भारत में एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तभी तो कोई भाई 6.5 लाख करोड़ लगा देगा, ऐसे हवा में थोड़ी लगा देगा। लेकिन यह ग्रोथ कैसे दिख रही है, एयर इंडिया ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला है, इसको समझना है तो कुछ आंकड़े आपको देखने होंगे। इस डील से पहले एयर इंडिया ने इन्हीं आंकड़ों को देखा और तभी इतना बड़ा दांव खेला। एयर इंडिया को क्या दिख रहा है? एयर इंडिया को यह दिख रहा है कि जो विमान में घूमने वाले यात्री हैं उनकी संख्या अगर आप देखेंगे वो 2022 में करीब 34.4 करोड़ थी। मतलब करीब 34.5 करोड़ यात्रियों ने 2022 में सफर किया। अनुमान यह है कि 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 41 करोड़ का हो जाएगा। मतलब करीब 7 करोड़ यात्री और आने वाले हैं मार्केट में। तो एयर इंडिया को कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जो है वो बढ़ रहा है, इंडिया में यात्री बढ़ रहे हैं, पैसा लगाएंगे तभी पैसा कमाएंगे। विमान की संख्या अगर आप देखेंगे कैसे एविएशन सेक्टर जो है वो बूम पर है इस वक्त इंडिया का, उसको देखिए। 2014 में भारत में कितने विमान थे? टोटल 400। 2022 में यह बढ़कर हो गए 710 और 2025 के लिए अनुमान है कि भारत में जितने विमान फ्लाई कर रहे होंगे उसकी संख्या होगी 1200। कार्गो विमान 2018 में 7 थे, 2021 में 28 हो गए। अब देखिए एयरपोर्ट, क्योंकि एयर इंडिया को यह भी दिख रहा है कि भैया इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं तो लोग होंगे, तभी तो सरकार बना रही है ना, जाएंगे लोग। 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे। 2022 में बॉस ये बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गए, 140। और 2025 के लिए अनुमान है कि 220 एयरपोर्ट होंगे इंडिया के अंदर। मतलब यहां यात्री भी दिख रहे हैं, उन यात्रियों के लिए एयरपोर्ट भी दिख रहा है,
तभी एयर इंडिया कह रहा है कि भैया पैसा लगाओ, यही सही समय है। और इतना ही नहीं, जो एविएशन सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, 2022 में करीब 2.5 लाख थी, 2024 में करीब 3.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां और इनडायरेक्ट 2 लाख नौकरियां, ऐसी हो जाएगी स्थिति। यानी एयर इंडिया को पता है कि इंडिया में जब एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था रॉकेट बन रही है, तो यात्रियों की और मुनाफे की कोई कमी नहीं रहने वाली, और इसलिए वो खुलकर बैटिंग कर रहा है। वरना बॉस आज की डेट में 6.5 लाख करोड़ लगाने के लिए ना कलेजा चाहिए। ये इंडिया पर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। अच्छा, सिर्फ एविएशन सेक्टर की बात नहीं है। भारत नया इतिहास लिखकर दुनिया को रोजगार सिर्फ यही नहीं दे रहा, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत की ग्रोथ से विदेशी कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। उनके यहां रोजगार बढ़ रहा है। इटली की लग्जरी कार निर्माता कंपनी है लैम्बोर्गिनी, गाना नहीं सुना है, लैम्बोर्गिनी दिलाई दो। वो भारत में इस साल उसकी कारों का स्टॉक पहले ही बिक गया। अभी 2023 शुरू हुआ है, वो कह रहा है पूरे साल में मैं जितना बेच सकता हूं इंडिया में बिक गया। कंपनी ने 2022 में 90 कार बेची थी, जो 2021 के मुकाबले 30% ज्यादा थी, और इस साल 100 से ज्यादा कार बेचने का प्लान है। और उसकी एक एक कार इतनी महंगी है कि 100 कार भी बहुत है। जर्मनी की कार कंपनी ऑडी का कहना है कि ऑडी इंडिया ने 2022 में 4,187 यूनिट डिलीवर किए थे, जो कि 2021 की तुलना में 27% ज्यादा है। जर्मन कार कंपनी है पोर्शे, इसने भारत में पिछले साल 64% का ग्रोथ दर्ज किया है और 779 कारें बेची। ये सब बहुत महंगी महंगी कारें बेचने वाली कंपनी है। तो इंडिया में पैसा है तब ना लगा रहे हैं लोग हवा में। अच्छा, इंडिया के अच्छे दिन की जब बात कर रहा हूं, आप देखिए एविएशन सेक्टर बूम पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पर। अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि कैसे लिथियम का बड़ा खदान मिल गया। अब अपना लिथियम, अपनी बैटरी, अपना दुनिया को लिथियम बेचेंगे 100 अलग। तो इंडिया जो है वो बम बम हो रहा है, और इतना ही नहीं कि सिर्फ रोजगार दे रहा है, बल्कि दुनिया का पेट भरने की भी तैयारी कर रहा है। आपको यह आंकड़ा भी सुनना चाहिए कि 2023 में जब दुनिया खाने के लिए परेशान है कि कहां से गेहूं आए, कहां से चावल, रिकॉर्ड गेहूं का प्रोडक्शन होने वाला है इंडिया के अंदर। मतलब खाने की भी कोई कमी नहीं। 4.1% का जंप आने जा रहा है पिछले बार के मुकाबले। करीब करीब 11.2 करोड़ टन गेहूं भारत में इस बार प्रोडक्शन होने वाला है। यानी 40 लाख टन ज्यादा गेहूं का उत्पादन होगा। 2023 में भारत का कुल अनाज उत्पादन 32 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो 2.5% ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले 80 लाख टन ज्यादा अनाज उत्पादन होगा। तो इंडिया न सिर्फ दूसरों को नौकरियां देगा, दूसरों को खिलाएगा भी। और यह है आज का नया इंडिया, यह है भारत की सक्सेस स्टोरी। और अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई एजेंडाधारी हैं, आपको यह सुनकर गर्व महसूस होगा। लेकिन आपको भारत के चमकते भविष्य का हाल तो बता दिया, भारत की सक्सेस स्टोरी के बारे में तो बता दिया। भारत अब दुनिया के सुपर पावर देशों को रोजगार दे रहा है, ये तो बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या हाल है, उसका हाल भी आपको बताता हूं। और आपको बताता हूं कि क्या कंगाल पाकिस्तान को अब चीन बर्बाद करेगा। इधर आतंकी, उधर चीन, पाकिस्तान के दोनों तरफ कैसे खाई ही खाई है, आज इसका चैप्टर। पाकिस्तान में इस समय एक लाइन लोग बहुत बोल रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान खान कहते थे आपने घबराना नहीं। पब्लिक पूछती थी कब तक नहीं घबराना है भाई, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि जब से पाकिस्तान बना है वो नाजुकी दौर से गुजर रहा है, उसका नाजुकी दौर नहीं खत्म हो रहा। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई दौर नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी से कर्जा ना लिया, किसी के आगे हाथ ना फैलाया। आज हालत यह हो गई कि पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ नहीं, झोली फैलाकर खड़ा है, लेकिन सिवाय बेइज्जती के उस झोली में कोई कुछ नहीं डाल रहा। अब तो उसके सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी धमकी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन तो फायदे की डील करता है, उसका फायदा खत्म, डील खत्म। पाकिस्तान की हालत देखिए, जिस चीन के दम पर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के सपने देख रहा था,
वही चीन अब पाकिस्तान को धमका रहा है और इसकी वजह है पाकिस्तान के आतंकी संगठन। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के आतंकी संगठन लगातार चीन के कर्मचारियों और चाइनीज एम्बेसी पर हमले की धमकी दे रहे हैं और इसको देखते हुए चीन ने बड़ा फैसला कर लिया। चीन ने इस्लामाबाद में चाइनीज एम्बेसी के काउंसलर सेक्शन को 13 फरवरी से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। इससे पाकिस्तान के नागरिकों को चीन का वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। चीन ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वो पाकिस्तान में रहने के दौरान सतर्क रहें। चीन ने दूतावास का काउंसलर सेक्शन बंद करने के बाद पाकिस्तान को धमकी भी दे दी। मतलब ये नहीं सिर्फ बंद कर दिया, धमका दिया। चीन कह रहा है कि अगर इस्लामाबाद हमारे नागरिकों और हमारे प्रोजेक्ट और चाइनीज हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम जानते हैं कि हमको क्या करना है और किस तरह से अपने हितों की सुरक्षा करनी है। मतलब वो कह रहा है कि तुम हमको नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो हमको पता है फिर तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके हमें पता है कि क्या करना है, इसके कई मतलब हो सकते हैं। यही सोचकर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ परेशान हुए जा रहे हैं। उनको लग रहा भाई ये चीन तो मदद करता था, ये तो पलट के कह रहा है कि हम बताएंगे तुमको। पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, वो चीन जिसके कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। तो सोचिए कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा। भाई कुछ लोग कहते हैं ना यहां सीए का कानून क्यों बनाया, पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया वो चीन के नागरिकों को नहीं संभाल पा रहा, उनको नहीं बचा पा रहा जिससे कर्जा लेके रखा है। हमको तो वो वैसे ही बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले सालाना 500 मामले आए हैं सामने और हर महीने 40 मामले हिंदुओं से भेदभाव के सामने आ रहे हैं। 1000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है सालाना। 2020 के बाद से 11 मंदिर तोड़ दिए गए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का यह हाल देखकर सीए का विरोध करने वालों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हिंदुओं को अगर भारत शरण नहीं देगा तो कहां जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा कि वो कहां जाए, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्जा ले रखा है। चीन ने कैसे पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसाया हुआ है, आपको यह भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान पर जो चीन का कर्ज है, चीन से कितना कर्ज लिया पाकिस्तान ने लगभग $30 बिलियन। $30 बिलियन यानी अगर इसको आप रुपए में कन्वर्ट करें तो 8 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। किससे? चीन से। तो वो जो चीन कह रहा है कि हमें पता है क्या करना है, वो अभी 2 मिनट में जो है इनकी हालत खराब कर देगा। इनको अभी देश चलाने के लिए जितना कर्जा मिला नहीं आईएमएफ से, उससे कितना गुना ज्यादा तो चीन का कर्जा है। और ये पाकिस्तान का जो कुल विदेशी कर्ज है उसका 30% है अकेले चीन से। आईएमएफ से भी 3 गुना ज्यादा कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कुल कर्ज से ज्यादा चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ है। जब इतनी रकम उधार दी है तो चीन धमकी तो देगा, उसको पता है ये कहां जाएगा, इसको तो अभी मैं रगड़ूंगा। और धमकी को हकीकत में भी बदल सकता है। अब हाल यह है कि पाकिस्तान 2 तरफ से फंस गया। आप कहेंगे एक तरफ तो चीन है, दूसरी तरफ कौन? वो बताता हूं। चीन पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि वो आतंकी संगठनों पर नकेल कसे, जबकि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई से आतंकी संगठन पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं 56% ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। और ये वही चीन है जो यूनाइटेड नेशंस में आतंकियों को बचाता है। अब जब उसके नागरिक फंसने लगे तो कह रहा है कि अच्छा तुम हमें नहीं बचा सकते, अब हम बताएंगे। अपने पे बात आई तो कैसे देखिए लोग पलटते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ आतंकी हैं, पाकिस्तान देख रहा है आतंकियों पे कार्रवाई की तो और बम फोड़ेंगे। चीन के नागरिकों को नहीं बचाया तो चीन बम फोड़ेगा। मतलब उसकी हालत जो है वो इधर खाई उधर खाई। आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन नहीं मिला है क्योंकि आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं कर रहा वो। आईएमएफ की शर्तें पूरी करने पर महंगाई बढ़ जाएगी, जनता पर बोझ बढ़ेगा, जनता विद्रोह कर सकती है, वो अलग टेंशन। मतलब पाकिस्तान की हालत आगे कुआं पीछे खाई। वो कुछ भी करे, कोई भी फैसला ले, उसकी दुर्गति तय है। इसको कोई नहीं बचा सकता। आपको पाकिस्तान की परमानेंट मुसीबत के बारे में भी बताता हूं।
पाकिस्तान की परमानेंट मुसीबत है कर्ज लेना, उधार लेना। आप एक दुकान से कितनी बार उधार लेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। हर बार ये वादा करते हैं कि अगली बार चुका देंगे। जब उधार चुकाने की बारी आती है तो आप रोने लगते हैं, फिर रो रो कर नया उधार ले लेते हैं। लेकिन दुकानदार भी आपको कब तक उधार देगा? कब तक आपके आंसू देखेगा? आखिरकार वो भगा देगा, भाग यहां से। यही हाल पाकिस्तान का है, उसको सब कह रहे भाग यहां से। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए आईएमएफ से $1.1 बिलियन का लोन चाहिए। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में 10 दिन रही, लेकिन लोन पर बात बनी नहीं पाई और वापस चली गई। पाकिस्तान के पास $2.9 बिलियन की विदेशी मुद्रा बची है, जिससे सिर्फ अब 16-17 दिन का काम चलेगा। लोन के लिए जो आईएमएफ ने शर्तें रखी है वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा है। आईएमएफ भी इस बार ये सोचकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान पहले शर्तें पूरी करेगा तभी उधार देंगे, क्योंकि पिछला तो इसने कुछ लौटाया नहीं। अब अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मान ली तो महंगाई दर 26% से बढ़कर 40% हो जाएगी। बिजली के दाम 15 रुपए प्रति यूनिट बढ़ जाएंगे। घरेलू गैस के दाम 112% बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत 32 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी, ऑलरेडी वहां 300 के आसपास है। खाने पीने का सामान और महंगा हो जाएगा। जनता पर नए टैक्स लगाकर 17,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। पाकिस्तान के कुछ विदेशी मुद्रा भंडार भी कुछ ही दिनों का बचा है, तो वहां हालत बड़ी खराब है। अभी वहां $3 बिलियन का मुद्रा भंडार है, किलो का बिक रहा है। 1 किलो चावल 400 रुपए का, और वो भी कोई बहुत बासमती नहीं बिक रहा, सामान्य चावल। दाल करीब 250 रुपए किलो है, आटा 160 रुपए किलो, दूध 190 रुपए लीटर, 190 रुपए लीटर दूध है। केला 200 रुपए दर्जन का है भाई। चिकन 800 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो का मिल रहा है। डालडा घी 650 रुपए किलो, पेट्रोल 250 रुपए लीटर, डीजल 262 रुपए का। यह है पाकिस्तान। इतनी महंगाई में पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, आपको यह भी जानना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में होते तो आपका एक दिन का खर्चा क्या बैठता, आपको पता है? एक दिन पाकिस्तान में कैसा होता है? पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 5,35,281 रुपए सालाना है। यानी प्रति महीना कैपिटा इनकम निकालिएगा, पर कैपिटा इनकम, तो 44,606 रुपए महीने की बनेगी। यानी एक दिन की इनकम 1,486 रुपए है। मोटे तौर पर एक सामान्य आदमी पाकिस्तान में करीब 1,500 रुपया कमा रहा है एक दिन का। अब मान लीजिए 5 लोगों का परिवार है, तो एक दिन का खर्च कितना आएगा उस पर आपको पता है? 5 लोग हैं तो 2 लीटर दूध तो लगेगा, दूध पिएगा, चाय बनेगी, तो उसी का 380 रुपया हो गया। चाय पत्ती 1600 रुपए किलो है, चीनी 100 रुपए किलो है। इसके हिसाब से एक कप चाय 25 रुपए की पड़ेगी। 250 ग्राम चावल भी अगर बनेगा तो 100 रुपए का तो चावल बन जाएगा, क्योंकि 400 रुपए किलो चावल है। 250 ग्राम दाल भी बनाइएगा तो 60 रुपए का बनेगा। 250 ग्राम आटा 40 रुपए। 250 ग्राम सब्जी बनाने का खर्च 100 रुपए। पकाने के लिए तेल अगर 250 ml लग गया तो 150 रुपए। पकाने में गैस खर्च 60 रुपए। मसाला और दूसरी चीजें 50 रुपए का तो डालिएगा। और 5 लोगों के परिवार में 5 कप चाय और एक वक्त के खाने पर 1,065 रुपया उड़ गया। इस हिसाब से 3 वक्त के खाने पर 3,195 रुपए का खर्च आ जाएगा। नौकरी के लिए कोई व्यक्ति बाइक से जाएगा तो 250 रुपए लीटर का कम से कम 1 लीटर तेल तो भरवाएगा। पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। इसमें बिजली का बिल है, इंटरनेट का बिल है, टीवी का सब्सक्रिप्शन है, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी के इलाज का खर्च तो जोड़ा ही नहीं। सिर्फ खाने में 3,500 लग गए, और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक दिन की कमाई 1,500 है। तो जितना ऑलरेडी वो कमा रहे हैं उसका 3 डबल से ज्यादा तो खर्चा है पाकिस्तान में एक दिन में। और आईएमएफ से कर्ज लेंगे तो ये और बढ़ेगा। तो क्या खाएंगे? वो एक कहावत है, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अब कोई साख नहीं बची। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी रेटिंग गिरा रही है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर वो रेटिंग दी है जो दिवालिया हो चुके देशों को दी जाती है। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान करीब करीब दिवालिया हो चुका है। इस रेटिंग का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को कर्ज मिलना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्ज चुकाने की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च और पॉलिसी एंगेजमेंट डिपार्टमेंट का मानना है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। मतलब एकदम खाई के कोने पर, एक ऐसे कोहनी मारे गिर गया।
अगला कुछ समय तक पाकिस्तान की हालत यही रही तो देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है। उस स्थिति में सेना एक बार फिर से तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता संभाल सकती है। पाकिस्तान में लोग ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के यानी IAEA के चीफ के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल मारियानो ग्रासी 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। इनके साथ पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रही है। खाने को है नहीं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं। जनता भूख से मर रही है, IMF से लोन नहीं मिल रहा है, मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये सारी टेंशन भूलकर परमाणु ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं। खिला दो अपने पब्लिक को परमाणु बम। इतनी बुरी हालत और ग्लोबल बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान कोई सबक नहीं सीख रहा और बेइज्जती कराने के नए नए तरीके खोज रहा है। पाकिस्तान नेवी ने 10 फरवरी से 14 फरवरी तक एक्सरसाइज अमन चलाया था। इसके लिए 110 देशों को निमंत्रण भेज दिया भाई लोगों ने कि सब आ जाइए, जिसमें से सिर्फ 50 देश शामिल हैं। उसमें से भी सिर्फ 7 देशों अमेरिका, चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और इटली ने अपने शिप भेजे। बाकी के 43 देशों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है तुमने बुलाया तो जाओ, कोई हमारे यहां से जाए। क्योंकि ये सोच रहा था कि इंडिया में एरो शो हो रहा है, 100 देश आ रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। अरे भैया ये इंडिया है, तुम पाकिस्तान हो, अपनी हैसियत तो देखो। पाकिस्तान के बड़े स्क्रिप्ट राइटर, टीवी प्रेजेंटर और सटायरिस्ट हैं अनवर मकसूद। पाकिस्तान के मौजूदा हाल पर अनवर मकसूद ने जो कहा है वो पाकिस्तान की सरकार और नेताओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों की सोच क्या है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। तो पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान नमक पैदा करने में नंबर 1 है और नमक हराम पैदा करने में भी नंबर 1। तो ये पाकिस्तान की हालत है, जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसे तमाम लोगों को देखनी चाहिए जो भारत के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े करते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था की गति पर सवाल खड़े करते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान है जहां कोई सुरक्षित नहीं है, जहां चीन के नागरिक और ना ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कोई सुरक्षित नहीं। दूसरी तरफ हमारे देश में भी कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदू शांति के साथ अपने त्योहार मनाएं। रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की बात हो, इन धार्मिक यात्राओं पर पथराव होने लगा है या फिर इन यात्राओं के रूट को लेकर विवाद हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है। आज इसी का चर्चा। सुबह 8 बजे झारखंड के पलामू में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। पलामू में जोर शोर से महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, उत्सव का माहौल था, लेकिन यह माहौल हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी, गाड़ियों और घरों में आग लगा दी गई। तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें। सबसे पहले आपको पलामू में भड़की हिंसा की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें जमकर पथराव कैसे हो रहा है उसकी तस्वीर है। 2 गुट एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस भी इस हिंसक भीड़ के आगे लाचार दिख रही है। एक और तस्वीर देखिए, पुलिस खड़ी है, पत्थर चल रहे हैं। सड़क पर उपद्रवियों की भीड़ है, उनके हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर हैं। जमकर पत्थरबाजी होने की वजह से सड़क पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। आप एक बार सड़क देखिए, जरा फुल फ्रेम लीजिए और उसमें देखिए क्या हाल है सड़क। सब निकलो। एक और वीडियो में दो गुट कुछ दूरी पर जमा है। पुलिस दोनों को काबू में करने की कोशिश तो कर रही है। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। हिंसा चौराहे पर थी। इस गेट के पास ही एक मस्जिद भी है जो 20 से 30 मीटर की दूरी पर है। मंगलवार को इस गेट को लगाने के लिए सड़क में गड्ढा किया गया था। मंगलवार को ही दोनों गुटों में विवाद हुआ। बात थाने तक पहुंच गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुधवार को थाने में बुलाया।
लेकिन बुधवार को सुबह ही हिंसा तब भड़क गई जब यात्रा के लिए वेलकम गेट लगाया जा रहा था। पलामू के पांकी इलाके में जहां महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा के लिए गेट लगाया जा रहा था, वहां से एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। घटना सुबह में शुरू हुई, तोरण द्वार लगाया जा रहा था। आपको हम दिखा देंगे घटना की शुरुआत यहीं से हुई है, जो आप देख सकते हैं कि यहीं पे तोरण द्वार लगाने जा रहा था शिवरात्रि को लेकर, जिसके लेकर इतना बड़ा विवाद बढ़ा है। और आपको बता दें कि जो ये मस्जिद है, मस्जिद के पास ही मस्जिद चौक, ये जो जगह है पांकी के मस्जिद चौक के पास है, मस्जिद चौक के पास जहाँ पर ये घटना घटी है। और इसी जगह पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू। झड़प के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी बाद कई दुकानों में आग लगा दी है, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह का पत्थरबाजी हुआ है, कितने बड़े बड़े बोल्डर से दुकान को तोड़ा गया है। या अन्य तरह की जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो फल यहाँ पे लगाया जाता था, उस पर जो जिस पर फल बेचा जाता था, उस टेबल को चौकी पे तोड़ा गया। मामला इतना बिगड़ गया कि हिंसा को शांत करने के लिए प्रशासन को माइक पर हिंसक भीड़ से अपील करनी पड़ी कि वो हिंसा न करें। हिंसा पर उतारू भीड़ को संबोधित करते हुए झारखंड पुलिस ने कहा कि आप सब बच्चे हैं और अपने अपने घर चले जाइए। आपके शहर में 144 लगा रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहां से अपना अपना घर चले जाएंगे। सभी लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। पूरा प्रखंड में हम लोग 144 लगाया। कोई भी किसी तरफ का वायलेंस नहीं करेंगे। मैं सभी जो बच्चे हैं, सब लोग बच्चे हैं, सब लोग बेटा अपना अपना घर चले जाइए। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए। जब मंगलवार को ही विवाद शुरू हो गया था तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या झारखंड पुलिस इंतजार कर रही थी कि मंगलवार को जो विवाद हुआ वो हिंसा में बदल जाए? जिस जगह पर यह विवाद हुआ वहां पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? सवाल यह है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? यहां आपको यह भी बता दूं कि पलामू के पांकी इलाके में जहां हिंसा हुई, वहां पहली बार महाशिवरात्रि के लिए गेट लग रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले ही वहां एक नया मंदिर बना है। कोरोना की वजह से शोभा यात्रा नहीं निकल पाई और अब जब इस साल यात्रा की तैयारी चल रही थी तो हिंसा भड़क गई। पलामू में जिस जगह पर हिंसा और विवाद हुआ उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल भी है। हिंसा के बाद स्कूल में बच्चे फंस गए। काफी देर तक बच्चे स्कूल के अंदर ही रहे। बाद में पुलिस की सुरक्षा में स्कूल के बच्चों को बस में बिठाकर घरों के लिए रवाना किया गया। यह वही झारखंड है जहां पिछले साल अप्रैल महीने में रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ था। आपको याद होगा, झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था। जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमले हुए थे। शोभा यात्रा में शामिल 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने आगजनी की थी और घरों को जला दिया था। इसी तरह पिछले साल गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल में भी रामनवमी को निशाना बना। अमेरिका में लगातार बलून भेज रहा है और अमेरिका भी एक के बाद एक बलून फोड़ रहा है। आज इसी बलून के अंदर छुपी रणनीति को समझाता है। कुछ दिन पहले 6 फरवरी को मैंने आपको अमेरिका में चीन के जासूसी गुब्बारे की एक खबर दिखाई, जिसमें अमेरिका ने अपने ऊपर उड़ रहे एक चीन के गुब्बारे को मार गिराया। तब से अब तक चीन 3 और गुब्बारे अमेरिका भेज चुका है। मतलब वो भी सुधर नहीं रहा, भेजे जा रहा है। और 2 दिन पहले अमेरिका ने एक और चीनी गुब्बारा मारकर गिरा दिया। वो भेज रहा है, ये मार रहा है, वो भेज रहा है, ये ठोक रहा है। इन घटनाओं से अमेरिका बहुत परेशान है और उसकी सेना लगातार आसमान की तरफ ही देख रही है कि कहीं चीन का बलून तो नहीं घूमता। यूएस एयरफोर्स को डर है कि चीन एक बार फिर कोई जासूसी करने वाला गुब्बारा ना भेज दे। उधर चीन बार बार ये कह रहा है कि ये छोटी मोटी बात है, चला ही गया गुब्बारा तो क्या हो गया, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी बात कैसे है भाई? तुम्हारे गुब्बारों को फोड़ने के लिए अमेरिका को अपनी F-16, F-22 जैसे फाइटर जेट भेजने पड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो छोटी बात है। तुम्हारे यहां कोई भेजेगा गुब्बारा जासूसी वाला, तुमको छोटी बात लगेगी? मिसाइल से हमला करना पड़ रहा है अमेरिका को, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, समंदर से मलबा इकट्ठा करना पड़ रहा है, उस मलबे से मिल रही चीजों की टेस्टिंग करनी पड़ रही है। अमेरिका की सरकार और सेना एक्टिव मोड पर है और तुम कह रहे हो कि हल्की बात। चीन कह रहा है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। शाहरुख खान की फिल्म चल रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है बॉस, ये बैलून कोई बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको वो लोकेशन दिखा देता हूं जहां चीन के इस बलून को मार गिराया गया। हालांकि टेक्निकल भाषा में इसे ऑब्जेक्ट कहना चाहिए क्योंकि उसकी आकृति 8 कोण वाले अष्टकोण जैसी। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर के पास एक जगह है मिशिगन। इस इलाके में लेक हुरोन नाम के आसपास करीब 20,000 फीट पर यह गुब्बारा 12 फरवरी की देर रात दिखाई दिया था। इससे एक दिन पहले 11 फरवरी को कनाडा के यूकान में भी एक बलून दिखाई दिया था जिसे मार गिराया गया था। इससे भी एक दिन पहले 10 फरवरी को अलास्का के डेड हॉर्स इलाके में भी एक चीन का बलून दिखाई दिया था। इसे भी फाइटर जेट के हमले से गिरा दिया गया था। 4 फरवरी को अमेरिका के साउथ कैरोलिना बीच पर एक बलून दिखाई दिया था। उसका आकार बहुत बड़ा था, उसे भी मार गिराया गया था। यह जगह अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मिली जानकारी से चीन अमेरिका की एक कमजोर नस पकड़ सकता है। इसलिए अमेरिका बिना देरी किए बलून पर हमले कर रहा है, जबकि चीन का कहना है कि हवा के बहाव से यह बलून अपनी तय रूट से भटक जाता है। और तय रूट से कैसे भटक जाते हैं जी? चीन और अमेरिका क्या पड़ोसी हैं कि भटक जाते? एकदम बगल बगल सटा हुआ मामला है। ऐसी कौन सी हवा चल रही है भाई जो सारे बलून्स को कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के आसपास ही पहुंचा रही है और कहीं नहीं जा रहा? यह हवा की नहीं, चीन की साजिश है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये तो सिर्फ 10 दिन में 4 घटनाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। इससे पहले भी कई बलून अमेरिका के अलग अलग इलाकों में मिल चुके हैं। जैसे अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक 12 फरवरी की देर रात 2 बजे अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा था। यह ऑब्जेक्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जो यात्री विमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसके अलावा मिशिगन शहर के रिहायशी इलाके पर इसके बलून के गिरने का खतरा था। इसके बाद एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और इसे गिरा दिया। इस ऑब्जेक्ट में कई तरह के वायर्स दिखाई दिए, जबकि इससे पहले गिराए गए गुब्बारों में कई तरह के चिप और एंटीना जैसे कई इलेक्ट्रिक डिवाइस मिले। अमेरिका में चीन के मिल रहे बलून्स की वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। चीन पहले से ही ताइवान का समर्थन करने से अमेरिका को नाराज किए हुए, मतलब अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है तो चीन नाराज है, और अब बलून के इस तरह के नुकसान से और नाराज हो गया है। इधर अमेरिका को डर है कि चीन उसके सुरक्षा इलाकों की जासूसी कर रहा है, जबकि चीन कह रहा है कि यह छोटी मोटी बात है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि किसी भी बलून का दूसरे देश में घुस जाना सामान्य बात है। 2022 से अब तक 10 अमेरिकी गुब्बारे चीन में घुस चुके हैं, कह रहे हैं। अगर अमेरिका इसे गैर मामूली मानता है तो वो खुद भी तो यही काम कर रहा है। चीन के इन आरोपों के जवाब में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका ने चीन में कभी कोई बलून भेजा ही नहीं है। तो भाई ने अपने मन से चीन ने कहानी बना दी कि अमेरिका का भी 10 बलून आया। चीन के बलून अमेरिका कनाडा बॉर्डर के आसपास क्यों आ रहे हैं, वो कौन सी हवा है जो चीन के बलून को इन इलाकों में ले आती है, थोड़ा आपको इसके बारे में भी बताता हूं। ये एक मैप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको एक बार यहां पर आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये बलून पहुंच रहे हैं। जरा इसको देखिए, ये तस्वीर मत दिखाइए भाई, ये बलून तो लोगों ने, ये देखिए, ये मैप में देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो आइलैंड जैसा हिस्सा दिख रहा है, इसको पास से दिखाइए जरा। ये एल्यूशियन आइलैंड है जो अलास्का के इलाके में, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं। अब इस आइलैंड पर अमेरिका, कनाडा और जापान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। 1960 में अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को जापान को हराने में मदद मिली। यहां अमेरिका के सीक्रेट मिशन चलते हैं, चीन पर सीधी नजर रखते हैं। किसी युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए बहुत अहम जगह हो जाती है। अब हो क्या रहा है कि चीन वहीं से जो बलून जो है वो उड़ता उड़ता आता है और यही सब इलाका में घूम रहा है। तो अमेरिका परेशान है कि भाई ये इसका मतलब नजर रख रहा है, और जरा नजर रख रहा है तो लोग तो परेशान होंगे ही। अच्छा, अमेरिका और चीन दोनों सुपर पावर है। अमेरिका जो है वो ताइवान का साथ दे रहा है, तो चीन उधर भड़का हुआ है, और ये होने से अमेरिका भड़का है। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों लड़ते रहेंगे, और जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश लड़ते हैं, मतलब युद्ध ना करें लेकिन आपस में तनातनी करें, तो इंडिया जो वैसे ही अभी विश्व गुरु बनता चला जा रहा है, उसके लिए और अच्छा, तुम लड़ो, हम ही राजा, हम ही सबको डिक्टेट करें, सब मेरे ही पास आएंगे, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, लेकिन युद्ध ना हो भाई, एक युद्ध झेल ही रहे हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर फिर मुलाकात होगी।